गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा ग्रीन मैन्योरिंग के बारे में कि ग्रीन मैन्योर क्या होता है, क्या क्या इसकी टेक्निक है, ग्रीन मैन्योर में कौन सी फसल काम में लेनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन सी फसल को कौन सी फसल है जो कितना नाइट्रोजन प्रदान करती है, कितना बायोमास प्रदान करती है। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि लाभ क्या क्या है, ग्रीन मैन्योरिंग के लाभ क्या क्या है, या लाभ या बेनिफिट या एडवांटेज। बेनिफिट और बेनिफिट और एडवांटेज क्या क्या है ग्रीन मैन्योरिंग के, लाभ क्या क्या है। अगर हम खेत में हरी खाद देते हैं तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले ग्रीन में जो लगभग 18 से 19 टन तक बायोमास होता है जो सोइल के अंदर दबाया जाता है। तो इतना बायोमास अगर सोइल के अंदर दबाया जाएगा तो सबसे पहले किस चीज़ की वृद्धि होगी, ऑर्गेनिक मैटर। जो सोइल है उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ है उसकी मात्रा को बढ़ाता है, इंक्रीज ऑर्गेनिक तो सोइल के अंदर है वो ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाता है। यह है इसका ग्रीन मैन्योरिंग का पहला लाभ। 18 से 19 टन पर हेक्टेयर अगर बायोमास सोइल के अंदर मिलता है तो ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ती है। सेकंड है इंक्रीज सोइल है उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। नाइट्रोजन की मात्रा को कैसे बढ़ाता है, तो क्योंकि ग्रीन मैन्योरिंग में हम जो भी क्रॉप काम में लेते हैं उसमें से लगभग जो फसलें होती है वो लेग्यूम क्रॉप होती है। लेग्यूम क्रॉप, जो लेग्यूम क्रॉप होती है उनके जड़ों की गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक की फ्री नाइट्रोजन है उसको सोइल के अंदर फिक्स करता है, स्थिरीकरण करता है। तो इस प्रकार अगर ग्रीन मैन्योरिंग में हमने कोई लेग्यूम क्रॉप को काम में लिया है तो इसके अंदर क्या है, सोइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ती है। पहला फायदा हो गया ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ती है, दूसरा सोइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। तीसरा नंबर, तो जो ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है अगर हमने गहरी जड़ वाली फसल ले ली है तो ग्रीन मैन्योर में हरी खाद के लिए गहरी, तो गहरी जड़ वाली फसलें क्या है, जो जो नीचे के होराइजन है, जो नीचे के शस्त्र है जमीन के, तो वहाँ से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं जो लो होराइजन है वहाँ से, और एब्जॉर्ब करके बाद में अगर वो सोइल के अंदर हम दबाते हैं उसको तो वो ऊपर के शस्त्रों में आ जाता है। तो जो नीचे पोषक तत्व है उनको ऊपर लेके आ जाता है। तो ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप
तो जो ग्रीन मैन्योरिंग ग्रुप है, जो ग्रुप एब्जॉर्ब अवशोषित करती है लो होराइजन, जो नीचे की संस्था है वहाँ से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है लो होराइजन न्यूट्रिएंट्स। एंड फिर क्या होता है इसे मेक अपर पोर्शन फर्टाइल, जो ऊपर की मृदा है, जो ऊपर की 20 से 30 सेंटीमीटर की जो मृदा है उसको उपजाऊ बनाती है। जो नीचे लो होराइजन में न्यूट्रिएंट्स है वो जरूरी नहीं है हर फसल के काम है, जो कि इतनी डीप रूट सिस्टम हर फसल का नहीं होता है। तो जो नीचे एक्स्ट्रा मात्रा में जो न्यूट्रिएंट है उनको ऊपर की जो सॉइल में है वो लेके आना ग्रीन मैन्योरिंग के द्वारा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या फायदा है, जो ग्रीन मैन्योरिंग हरी खाद है वो सॉइल जो मृदा है उसकी संरचना को सुधारती है, तो इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, जो मृदा की संरचना को इम्प्रूव करती है, इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बेनिफिट मृदा की बफरिंग कैपेसिटी। बफरिंग कैपेसिटी मीन्स उभय प्रतिरोधक क्षमता। उभय प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है कि जो सॉइल है वो ना तो जल्दी इतनी जल्दी अम्लीय होती है और ना ही वो सेलाइन और एल्केलाइन होती है, ना एसिडिक होती है, उसके अंदर रेजिस्टेंट पावर आ जाती है, जिसको बोलते हैं हम बफरिंग कैपेसिटी। तो इस प्रकार हम जो सॉइल की जो बफरिंग कैपेसिटी है या उभय प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाती है। और इसका एग्जांपल की बात करें तो जो डेंजा है तो इसी का एग्जाम्पल है मुख्य तौर से डेंसा। डेंसा एक ऐसी ग्रुप है जिसका सेल शेप है जो कोशिका रस है उसका जो पीएच है वो लगभग 4.0 के आसपास होता है। तो अगर हम इसको सेलाइन और एल्केलाइन सॉइल जिनका पीएच बहुत ज़्यादा हाई है उस अगर खेत में हम ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में डेंसा की फसल को उगाते हैं तो उस सॉइल का जो पीएच है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि जो ढांचा है उसके कोशिका रस का जो है पीएच मान है वो 4 होता है, यानी अम्लीय प्रकृति का, एसिडिक नेचर का होता है। तो इस प्रकार की ये बफरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो reduce soil erosion। जो ग्रीन मैन्योरिंग ग्रुप है वो मृदा क्षरण को कम करती है, जो मिट्टी का कटाव है उसको कम करती है। अगर हम ग्रीन मैन्योरिंग के अंदर ऐसी ग्रुप ले लें जो कि सॉइल के ऊपर खेल के चलने वाली भी होती है, जैसे कोई बेल वाली फसलें या लोबिया है, चौड़ा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सॉइल के ऊपर फैल के चलती है। तो अगर ऐसी ग्रुप है जो सॉइल को कवर करके रखती है या क्या करती है वेजिटेटिव कवर वो प्रदान करती है, तो जिससे क्या है कि जो सॉइल इरोजन है मृदा का कटाव है वो भी नहीं होता है। इसके अलावा ओपन फील्ड के बजाय अगर उसके ऊपर वनस्पति खड़ी है तो जो वनस्पति है उसकी वो भी जड़ों के द्वारा मिट्टी को बांध के रखती है, जिसके कारण भी जो सॉइल इरोजन है या मिट्टी का कटाव है वो कम हो सकता है। हम यहाँ बात करें ग्रीन मैन्योरिंग के बेनिफिट की, तो जो मृदा का कटाव है उसको रोकने में भी सहायक है ग्रीन मैन्योरिंग।
नेक्स्ट बेनिफिट की अगर हम बात करें तो जो इवोपोरेशन है या वाष्पीकरण, इसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। जो सॉइल, अगर कोई खेत है, फील्ड है, वो एक ओपन पड़ा है तो डायरेक्ट सन के टच में आएगा, सूरज के टच में आएगा, तो जितनी भी नमी है उस खेत के अंदर, उसका क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। अगर उसके ऊपर हम ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप लगा लें तो उस वाष्पीकरण के नुकसान से भी बचा जा सकता है, जिससे और जो ग्रीन मैन्योरिंग के एक्स्ट्रा फायदे हैं वो भी लिए जा सकते हैं। और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो ग्रीन मैन्योरिंग अगर हमने अप्लाई किया तो सॉइल के अंदर क्या बढ़ता है, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बढ़ता है। अब ऑर्गेनिक मैटर का क्या होता है, फिर डिकम्पोजिशन या अपघटन होता है। अगर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा, विघटित होगा, अपघटन होगा, तो जो सॉइल के अंदर है वो किसकी मात्रा बढ़ेगी, CO2 की मात्रा बढ़ेगी। अब इस CO2 है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 अब ग्रीन मैन्योरिंग वाले क्रॉप है, इसके डिकम्पोजिशन के लिए भी सॉइल में नमी बनाए रखते हैं। अब ये CO2 है, CO2 के बाद नमी बनाने के लिए हम सिंचाई करेंगे तो क्या देंगे, पानी देंगे, तो CO2 से मिलकर पानी क्या बनाएगा, H2CO3, या इसको हम बोल सकते हैं कार्बनिक अम्ल, H2CO3 या कार्बनिक अम्ल। अब ये जो कार्बनिक अम्ल है, फायदा ग्रीन मैन्योरिंग से इसके निर्माण से हो रहा है। जो कार्बनिक अम्ल है तो सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे आयरन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, बोरोन हो गया, फास्फोरस हो गया, इनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है या इंक्रीज। तो जो H2CO3 है वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, फास्फोरस है, जो सॉइल के अंदर अनअवेलेबल फॉर्म में पड़े हैं, जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो ये कार्बनिक एसिड ऐसा है जो उनको पौधों के लिए उपलब्ध फॉर्म में लेके, अवेलेबल फॉर्म के अंदर लेके आता है, जिसके बाद में प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ग्रीन मैन्योरिंग का एक ये भी फायदा है। और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, लीचिंग लॉस को कम करता है, रिड्यूस लीचिंग लॉस। लीचिंग मतलब निक्षालन के रूप में, निक्षालन के रूप में किसका लॉस होता है, न्यूट्रिएंट का, लीचिंग लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। अगर खेत नॉर्मल खाली पड़ा है, बरसात हो रही है ज़्यादा, बरसात के अंदर क्या है, जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो उस पानी के अंदर घोल के रूप में आएंगे, फिर भी ज़्यादा बरसात हो रही है तो वो क्या है, जो नीचे के स्तर है, लो राइज है, वहाँ चले जाते हैं, जो नेक्स्ट टर्म फसल होते हैं उसकी पहुँच से दूर चले जाते हैं। तो अगर इसके ऊपर हम ग्रीन मैन्योरिंग की फसल लेते हैं तो वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, बाद में इसी को हम उसी खेत में दबाएंगे, तो जो ऊपर का लेवल है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उनका लेवल बरकरार बना रहता है, और जो लीचिंग के द्वारा होने वाला जो नुकसान है उसको हम ग्रीन मैन्योरिंग के द्वारा कुछ हद तक कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बेनिफिट हो सकता है, ग्रीन मैन्योरिंग अप्लाई करने से जो सॉइल की है उसकी जल धारण क्षमता बढ़ती है, जो काफ़ी दिनों तक जल को बांधे रखती है, जल्दी सूखती नहीं है। तो इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इंक्रीज वाटर होल्डिंग
कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जो मृदा है या सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या बात करें तो जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जल धारण क्षमता को इंक्रीज करता है। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से तात्पर्य है हमने एक बार सिंचाई दे दी तो उस फसल को नेक्स्ट टाइम सिंचाई देने का जो अंतर है, दिनों का अंतर है, हम उसको बढ़ा सकते हैं। किससे? ग्रीन मैन्योरिंग अप्लाई करने से। नेक्स्ट बेनिफिट क्या हो सकता है? इंक्रीज न्यूट्रिएंट लेवल, इंक्रीज न्यूट्रिएंट लेवल इन द सॉइल। अब जो मिट्टी है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी जो स्तर है उनको बढ़ाता है। इसके अलावा जो ग्रीन मैन्योरिंग अप्लाई करने से अगर हम नेक्स्ट कोई क्रॉप लेते हैं तो उसका जो प्रोडक्शन या उत्पादन है वो बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट बेनिफिट क्या हो सकता है? इंक्रीज प्रोडक्शन वो नेक्स्ट क्रॉप या आगामी क्रॉप, आगामी फसल जो ग्रीन मैन्योरिंग के बाद में हम लेने वाले हैं उसके उत्पादन को बढ़ाने में भी सहायक है। इसके अलावा और क्या फायदे हो सकते हैं? जो खरपतवार प्रबंधन है या खरपतवार नियंत्रण है उनको भी हेल्प करती है ग्रीन मैन्योरिंग ग्रुप। अब कैसे करती है हेल्प? हमने ग्रीन मैन्योरिंग के लिए क्रॉप लगा दी, उस सीजन के जो भी खरपतवार है वो भी इसके साथ में उगेंगे बीच बीच में। जितने सॉइल के अंदर बीज है, जितनी उनकी कैपेसिटी है जो अपर सॉइल में है वो इसमें सिंचाई देंगे तो वो भी उग जाएंगे। अब इसको हम 40 से 50 दिन बाद में जब ग्रीन मैन्योरिंग के सॉइल में दबा देते हैं तब ये खरपतवार भी सारे क्या है वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। मिक्स इन दिनों तक खरपतवारों के बीज नहीं पड़े हुए होते। जो पहले वाले बीज है वो तो उग गए और नेक्स्ट जो बीज है वो अभी तक बने नहीं है, ये अभी तक फ्लोरिंग स्टेज पे आए हैं। नेक्स्ट बीजों का निर्माण भी नहीं हुआ, जो पहले वाले हो गए और बाद में उनको हम खेत के अंदर मिला दिया। तो जो फीड मैनेजमेंट है या खरपतवार प्रबंधन है उसमें भी ये हमारी सहायता कर सकता है। नेक्स्ट क्या फायदा हो सकता है? जितने भी हम खेती के दौरान या खेत में केमिकल या रसायन प्रयोग करते हैं, चाहे वो केमिकल उर्वरक हो, रासायनिक उर्वरक हो और खरपतवार नाशी हो, कीटनाशी हो, जो भी है, उनके कुछ हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो उनके जो हानिकारक प्रभाव है उसको भी ये कम करते हैं। तो रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। जो भी रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड हम खेत में काम में लेते हैं उनके जो भी रासायनिक हार्मफुल इफेक्ट है, जो हानिकारक प्रभाव है, उनको भी हम ग्रीन मैन्योरिंग के द्वारा कम कर सकते हैं। और नेक्स्ट फायदा और क्या हो सकता है? तो मेंटेन सॉइल टेम्परेचर। जो मृदा है उसके तापमान को ये मेंटेन रख सकता है, क्योंकि वेजिटेटिव कवर रहेगा तो ज़्यादा गर्मियों के दिनों में भी मृदा का तापमान है वो ज़्यादा नहीं होगा। सर्दियों के दिनों में भी अगर टेम्परेचर कम है तो अगर उसके ऊपर
वेजिटेटिव कवर है तो डायरेक्ट टच में नहीं आएगी सर्दी, तो भी इतनी जल्दी ठंडी भी नहीं होगी। तो जो सॉइल का टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सकते हैं हम इसके द्वारा। इसके अलावा क्या फायदे हो सकते हैं, तो जो मृदा में सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए भी ये फायदेमंद है। हेल्प फॉर सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी इन द सॉइल। जो मृदा सूक्ष्म जीव है उनकी सक्रियता को भी बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सक्रिय कब होंगे, जब उन्हें भोजन मिलेगा, खाने को मिलेगा सेल्यूलोज, जो भी हम ग्रीन मैन्योरिंग है जो फसल में अपने खेत में प्रदान कर रहे हैं, तो उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको भोजन मिलेगा तो उनकी सक्रियता भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आज की क्लास में हमने बात की कि हरी खाद से फायदे क्या क्या हो सकते हैं, बेनिफिट और या एडवांटेज ऑफ हरी खाद के क्या क्या फायदे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।